अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। जैसा कि ईद उल फितर गुजर चुकी है और अब बारी है मुसलमानों के सबसे बड़े इज्तिमा की। जी हाँ नाज़रीन, हज का सीज़न शुरू हो चुका है और साथ में हाजियों की तैयारियाँ भी। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम बात करें उन एहतियाती तदाबीर की जिनका ना सिर्फ हमें हज पे जाने से पहले ख़्याल रखना है बल्कि दौरान हज भी। आज के इस प्रोग्राम में हमारा खुसूसी फ़ोकस वो हज्जाज कराम होंगे जो अमराज़ क़ल्ब का शिकार हैं, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज इनवाइट किया है डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो को। ही इज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट इन अल्तमश जनरल हॉस्पिटल। और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब पिछले 21 साल से सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के साथ वाबस्ता रहे हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने इस मौजू पर एक डिटेल किताब लिखी है जिसका नाम है अमराज़ क़ल्ब और आज़मीन हज। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि हज एक मुशक्क़त वाली इबादत है और जो जवान अफराद को भी थकावट का शिकार कर देती है, तो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए तो ये एक बड़ा मरहला होता है। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे कि दिल के मरीज़ हज करने जा सकते हैं? वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम मना करते हैं उनको कि ना जाएं? पहले जो हज के दौरान प्रॉब्लम्स होते थे वो ज़्यादातर या तो एक्सीडेंट्स होते थे, या खेमों में आग वगैरह लगती थी, या स्टैम्पीड वगैरह होती थी, या इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती थी। मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, नमूनियाज हैं, और चुनाचे वो इन्फेक्शस डिजीज़ एक मरीज़ से फिर दूसरे उसमें लगती थी, तो उसके आउटब्रेक्स इतने ज़्यादा होते तो थे कि जिसकी वजह से बहुत सारे हाजी जो है वो मौत का शिकार हो जाते थे। तो जब मैंने पहली दफ़ा हज की ड्यूटी की थी वो 2004 में उस वक्त की थी, और पहली मेरी ड्यूटी मिना में लगी थी, और मिना अल जसर हॉस्पिटल के ICU में मेरी ड्यूटी थी। तो उस वक्त पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि क्योंकि मैं अकेला कार्डियोलॉजिस्ट था और बाकी ज़्यादातर डॉक्टर्स जो थे वो एनेस्थीसिया के या ट्रामा के या फिर इन्फेक्शस डिजीज़ के डॉक्टर थे, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट में अकेला था। तो उस दौरान मैंने महसूस किया कि अब इन्होंने ये जितनी भी स्टैम्पीड और इन्फेक्शस डिजीज़ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, और उसके मरीज़ ICU में बहुत कम दाखिल होते हैं। लेकिन अब जितने मरीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं। तो उस वक्त पहली दफ़ा मैंने ये महसूस किया, और फिर जो हमारा डायरेक्टर था वहाँ ICU का, उसके साथ ये शेयर किया कि आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट के बजाय आपको कई कार्डियोलॉजिस्ट को यहाँ पर जो है वो ड्यूटी में होना चाहिए था। तो एनीवे उस वक्त पहली दफ़ा पता चला कि हार्ट के कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो हैं वो दौरान हज जो है वो कॉमन है। तो उस वक्त महसूस किया कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थे वो एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स, जिसमें हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा कॉमन था, उसके बाद हार्ट फेलियर है, कार्डियक अरेस्ट है, अंजाइना के पेशेंट्स हैं। तो ये एथेरोथ्रोम्बोटिक यानी शरेयानों की बीमारी, क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों से इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वहाँ से ज़्यादातर जो मरीज़ आते थे वो मिडिल एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा था। तो उनमें पहले से ही शुगर और ब्लड प्रेशर, सिगरेट स्मोकिंग, डिस्लिपिडीमिया के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी होते थे, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते थे जिनको अमराज़ क़ल्ब तो होते थे लेकिन उनको पता नहीं होता था, और वो बग़ैर किसी स्क्रीनिंग, बग़ैर किसी उसके हिफाजती इंतज़ामात के वो आ जाते थे, और उनको इतने तक पता नहीं होता था कि हज एक एग्जर्शन वाली इबादत है, और जबकि ज़्यादातर लोगों का वो पहला और आखिरी हज होता था। तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि अमराज़ क़ल्ब जो है वो दौरान हज इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो
अस्पतालों में स्पेशली आईसीयू में दाखिल होने का सबब, और अमवात का हज के दौरान जो अमवात के असबाब थे वो सबसे ज़्यादा जो है वो अमराज कल्ब की वजह से हुए। तो उस वक्त फिर मुझे जहन में ख्याल आया कि ज़्यादातर जो मरीज़ थे वो हमारे उर्दू स्पीकिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इवन यूरोप, अमेरिका से। तो फिर मैंने कहा कि इनकी रहनुमाई के लिए कुछ किताब या कोई ऐसी चीज़ लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने उस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, तो क्या ये, जैसे हमने कहा कि मुशक्क़त वाली इबादत है, तो क्या ये अमराज़ कल्ब के लोग हज पे नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अमराज़ कल्ब तो बेतहाशा हैं, बहुत सारे अमराज़ कल्ब हैं। और जैसे मैंने कहा कि एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर अभी भी इंडिया, पाकिस्तान या अफ्रीकन कंट्रीज से, क्योंकि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ काफ़ी कॉमन है। बिल्कुल। और अभी भी हमारे गांव में रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से लोगों के वेल्स जो हैं वो तंग या लीक करने की बीमारी जो है वो काफ़ी कॉमन है। लेकिन चुनांचे उनको सिम्टम्स नहीं होते तो वो हज के सफ़र पर आ जाते हैं। हज के सफ़र, क्योंकि हज के दौरान जो है मुशक्क़त होती है, तो फिर पहली दफ़ा उनको पता चलता है कि उनके तो दिल के वेल जो हैं वो तंग हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लीक कर रहे हैं। तो फिर उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स या सिनकपी, बेहोशी के दौरे पड़ते थे, या अंजाइना का प्रॉब्लम जो है उनको शुरू हो जाता था। तो फिर वो यूँ अस्पताल में दाखिल होते थे। तो हमें पता चलता था कि इनको दिल के वेल्स की बीमारियां हैं। उसके अलावा दिल के गोश्त की कमज़ोरी, असाब, दिल के जो असाब होते हैं, पट्टे होते हैं, उनको पुराने हार्ट अटैक हुए होते हैं, या पुराने दिल की बीमारियाँ ऑलरेडी होती हैं, वेल्स की या पैदाशी बीमारियाँ होती हैं, या उनको हार्ट की वायरसेस, मुख्तलिफ मायोकार्डाइटिस पहले से हुआ होता है। लेकिन चुनांचे हज से पहले उनकी इतनी एग्जर्शन नहीं होती, तो उनको उसके अलामात इतने ज़्यादा नहीं होते हैं ताकि वो उसको नोटिस, या अगर आते भी हैं तो वो रेस्ट कर लिया, लेट गए, या कुछ दिन के लिए रेस्ट, मतलब कोई काम अपनी हरकत वगैरह को कम कर लिया, इस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप क्या कहते हैं कि जो लोग अमराज़ कल्ब का शिकार हैं वो जब हज पे जाएं तो क्या एहतियाती तदाबीर वो करें, अभी से, जाने से पहले वो क्या स्टार्ट कर दें? देखिए, इसके लिए, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जितने भी हाजी पूरी दुनिया से आते हैं तो उनका ज़्यादातर जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्यूनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि उनको वैक्सीन होनी चाहिए। तो सब लोग जो है वो अपने वैक्सीन का जो है वो कार्ड है वो आके हर जगह दिखाते हैं कि जी उनकी जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है वो रिक्वायरमेंट पूरी करके आते हैं। लेकिन अभी भी जितने भी हज के, क्योंकि हज कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक डिपार्टमेंट या उसकी नहीं है, सारी जितनी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, हज मिनिस्ट्री है, तो ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आई एम श्योर के पता है कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी नॉलेज है कि उनको यही पता नहीं है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं हज के दौरान। हम ज़्यादातर जो है वो जी अकोमोडेशन अच्छी होना चाहिए, खाने में जो है वो कौरमा बिरयानियाँ, अभी भी वो कौरमे बिरयानी और पराठे और ये सारी चीज़ें जो है हज के दौरान, अगर ये सारी चीज़ें ना मिलें या अकोमोडेशन अच्छी ना मिले या अकोमोडेशन दूर मिले या ऊपर मिले, तो उनकी तो निशानदेही लोग करके और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हेल्थ के मामलात हैं उससे जितने लोग मुतासर होते हैं, जो लोग अमराज़ कल्ब की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, उस पर हमारी किसी की भी जो है वो तवज्जो नहीं है कि कौन से किस्म के जात जो हैं वो मौत का शिकार होते हैं, कौन सा एज ग्रुप होता है, ताकि हम उनको टारगेट कर सकें, या कौन से ऐसे किस किस्म के मरीज़ होते हैं। आया ये वो मरीज़ होते हैं जिनको पहले से हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके साथ यहाँ पर हज पर आ जाते हैं, तो उनके हार्ट के प्रॉब्लम बिगड़ के उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, जिसकी वजह से जब वो अस्पतालों में दाखिल होते हैं तो वो सिर्फ एक मरीज़ सफ़र नहीं करता, उसके साथ जितने बाकी लोग, अजीज, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो आते हैं वो उसके साथ जो है वो सफ़र करते हैं, उनको भी एक जो है वो ज़हमत होती है। तो डॉक्टर साहब, जाने से पहले वो क्या क्या करें भाई? खाना या खाने में एहतियात करना शुरू कर दें, या
एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, क्या एहतियाती तदबीर करें कि वो वहाँ जाने के लिए फिट हो जाएं या रेडी रहें? एक तो ये कि जितने भी हिजाज स्पेशली जो है वो मरीज़ टू स्टार्ट विथ जिनको पहले से पता है कि वो इमराज कल्ब के मरीज़ हैं, जैसे उनको पहले से हार्ट अटैक हुआ है, जिनकी पहले से एंजियोप्लास्टी हुई है, जिनका पहले से बाईपास हुआ है या वेल के ऑपरेशंस हुए हैं, या दिल की रफ्तार जो है वो गैर मुनज़्ज़म है और उनको दवाएं ले रहे हैं, या उनको हार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के पेसमेकर्स और बैटरीज वगैरह लगी हुई हैं, यानी हज का फॉर्म भरने से पहले उनको पता होता है कि उनको इमराज कल्ब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी तरह से ऐसे वहाँ पर आ जाते हैं, सिर्फ दवा की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर से या CBC बायोकेमिस्ट्री ऐसी चीज़ें करके, और वो खुश हो जाते हैं कि जी उनका ये ठीक है और वो हज के सफ़र पर जो है वो जा सकते हैं, जबकि उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी इतनी नहीं होती, उनकी हलचल इतनी नहीं होती, जबकि वो एक मुशक्क़त वाली इबादत के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो उनको उनकी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, तो इसलिए उनको अलामात नहीं होते, तो पता नहीं चलता। तो लिहाजा जब उनको हज का जो है वो बुलावा उनका आ जाए, तो उनको चाहिए कि जिस इमराज कल्ब से डॉक्टर से वो ज़ैर इलाज हैं उनसे मशवरा करें कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी डायबिटीज़ है, मेरा शुगर का प्रॉब्लम है, मैं सिगरेट तंबाकू नोशी का आदी हूँ और मैं अब हज पर जा रहा हूँ, और इस कंडीशन में मैं हज की जो एग्जर्शन है, जो मुशक्क़त है, वो बर्दाश्त कर सकूँगा कि नहीं, इसके लिए जो दवाएं हैं वो कौन सी दवाएं जो हैं वो, ताकि मेरी शुगर, ब्लड प्रेशर और इमराज कल्ब के हार्ट फेलियर है, डायूरेटिक्स पर, तो उनको एडजस्ट किया जाए ताकि वो खुशअसलूबी से जो है वो मुशक्क़त बर्दाश्त कर सकें। दूसरे नंबर पर वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें उस वक्त तो अलामात नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको, लेकिन उनमें इम्कान होता है, तो उस इम्कान का पता करने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। सिंपल ECG है उनकी, चेस्ट एक्सरे है, और अगर किसी को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर है और उनमें एथेरोथ्रोम्बोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो उनको एक्सरसाइज टेस्ट करके पता करना चाहिए कि एट रेस्ट जो ऑर्डिनरी जो रूटीन की उनकी एक्टिविटी है उसमें तो उनको अलामात नहीं होते हैं, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त उनकी ECG में चेंजेस आके और पता चलता है कि इनकी शरीयानों में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज आई हुई है। तो अगर उनकी स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आती है तो फिर उनको एंजियोग्राफी करके पहले उसको रिवेस्कुलराइजेशन, एंजियोप्लास्टी या बाईपास करवा के, और ये सारी चीज़ें जो वक्त से पहले जो है वो सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो हज की सादत जो है वो खुशअस्लूबी के साथ अंजाम दे सके। जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी है उनको उनका इकोकार्डियोग्राम करके, और हार्ट के स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स हैं या हार्ट के मसल की कमज़ोरी है तो उसका पता करना चाहिए। अगर उनको पहले से पता है तो उनका डॉक्टर जो है वो उनकी दवाएं और उनको एहतियाती तदाबीरों पर एजुकेट करके उसके बाद उनको हज करने के लिए। यहाँ जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो इस बात को जहन नशीन कर लें कि भाई अगर आपको ऐसे कोई भी दिल की बीमारी है तो जाने से पहले खुदारा अपने डॉक्टर से, अपने मौलिद से मिलें, उससे अपनी एक अप्रूवल लें। डॉक्टर का अक्सर डॉक्टर से पेशेंट्स नाराज़ हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हज पे नहीं जाने दे रहे, ये तो हमारी मतलब मेन हमारे पिलर्स में से इस्लाम के रिलीजन के हज अदा करना, तो डॉक्टर से लोग नाराज़ हो रहे होते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया या इस तरह। तो यहाँ आप काइंडली डॉक्टर का रोल बताएं कि डॉक्टर का काम ये नहीं है, वो आपको किसी आपकी मजहबी या उससे वो नहीं रोक रहा, वो आपकी कंडीशन देख के आपको वहाँ की तकलीफ से बचाने के लिए वो अपना वर्डिक्ट देता है इस चीज़ के लिए। इसमें क्योंकि ये जो मैंने स्क्रीनिंग का प्रोफार्मा बनाया है उसमें एक तो ये है कि मरीज़ की जितनी बीमारी के मुतालिक उसकी ECG है, उसकी एंजियोग्राफी है, उसकी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दवाएं हैं, उसकी तफासिल जो है वो एक फॉर्म में जो है वो दी हुई है कि इसको ये बीमारी है और ये उसकी स्टेज है, ये इसका फंक्शनल क्लास है। दूसरा जो उसका प्रोफार्मा का पार्ट है वो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है,
उसको मैंने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया बिल्कुल। है कि एक तो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, दूसरे इंटरमीडिएट रिस्क उनको दिया है, और तीसरे जो हैं वो लो रिस्क वाले पेशेंट्स हैं। अच्छा, हाई रिस्क कौन से पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब? हाई रिस्क में वो कैटेगरी में पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने 80 और 80 से ऊपर साल वाले जो मरीज़ होते हैं, अल्दो उनकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन एज बजाते खुद जो है एक रिस्क फैक्टर होता है। तो इस एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अमराज कल्ब होते हैं, लेकिन चुनाचे उनको अलामात नहीं होते, तो उसका पता नहीं चलता है, और वहाँ हज में आके फिर जो है वो सफ़र करते हैं उससे। दूसरे कैटेगरी में वो पेशेंट्स आते हैं जिनकी हज से पहले, जैसे हज का फॉर्म भर लिया है और उनको अचानक हार्ट अटैक हो गया, और उनकी हार्ट अटैक की वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी हुई या बाईपास सर्जरी हुई। अब हज का चुनाचे वो फॉर्म भर लिया है, तो फिर वो हज के सफ़र पर जो है वो रवाना हो जाते हैं। अब उनको जो है वो डॉक्टर से मशवरा किए बग़ैर जो है वो इस तरह से, तो वो मरीज़ जो जिनकी ये रिवेस्कुलराइजेशन हो चुकी है, अगर उनको 1 महीना या 3 महीने हुए हैं, तो 1 से 3 महीने के अंदर वाले जो मरीज़ होते हैं वो अगर डॉक्टर की इजाज़त या डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर जो है वो अगर हज के सफ़र पर आते हैं, और फिर दूसरी गलती वो ये करते हैं कि वहाँ आके फिर वो खाने पीने में बदपरहेज़ी और दवाएं छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला है जो मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाही थी कि लोग वहाँ पे पहुँच के कहते हैं कि अब तो हम अल्लाह के घर आ गए हैं, अब हमें दवाएं लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम वैसे ही सही हो जाएंगे, हम जमजम पी रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है। ये आपकी एक बहुत बड़ी मिथ है जी कि ज़्यादातर जो मरीज़ ख़ास करके हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं, तो वो जब भी मुख्तलिफ ज़ियारतों पर जाते हैं, ओहद के पहाड़ में चले गए, या ओहद के एरिया में, या मुख्तलिफ जन्नतुल बकिया में इधर उधर जाते हैं, या मार्केट में जाते हैं, तो एक ये कड़ा टाइप की कोई चीज़ मिलती है, बेल्ट मिलता है, और वो लोगों ने किसी ने उनको कहा हुआ होता है कि जी आप ये पहनेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सही होता है, शुगर सही हो जाएगी। तो वो कड़ा पहन के कोई मट्टी खाली कब्रिस्तान की, या तो वो समझते हैं कि दवा के जमजम जो है वो ज़्यादा पीते हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि उनको हार्ट फेलियर की बीमारी है, और जमजम पानी है, और पानी उनके हार्ट ऑलरेडी कमज़ोर है, उनके गुर्दे ऑलरेडी जो है वो मुतासर हैं, तो ज़्यादा पानी पीने से उनकी जो हार्ट की कंडीशन है वो वर्स हो सकती है। चुनाचे इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, और लोग ये समझते हैं कि जितना वो जमजम का पानी ज़्यादा पिएंगे, जितनी वहाँ की जो है वो तबर्रक और मिट्टी और पत्थर और ये चीज़ें जो हैं वो, यहाँ जो खजूरों की गुठलियाँ उनको कूट के वो खाते हैं, पीस के वो खाते हैं, या उसका पाउडर मिलते भी है, बने बनाए वहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो क्या इन पाउडर्स का कोई फायदा है डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में नहीं, ये इनका कोई साइंटिफिकली कोई भी, अब शिफा तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के हाथ में, शिफा तो हर चीज़ में हुआ है किसी ने जी, लेकिन दवा पहले, दवाओं को नहीं छोड़ना चाहिए, दवाएं अपनी खानी चाहिए, और उसके साथ में ये सब भी कर लें, वो मना नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन दवा का इस्तेमाल जरूर रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग जैसे जिनके अंदर हमने अभी इतनी बात की कि उनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स अभी नहीं आए होते, या उन्हें नहीं पता होता कि हम दिल की बीमारी का शिकार हैं, लेकिन एज उनकी 50 अबव है, 55 या 60, तो उन्हें हज पे जाने से पहले बेसिक क्या क्या अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए हार्ट से रिलेटेड, ताकि अगर वो नहीं भी डायग्नोज तो उन्हें पता लग जाए कि भाई उनके दिल में तकलीफ हो सकती है या इस तरह। वो कौन से टेस्ट हैं? देखिए, एक तो बेसिक ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में सिंपली उस पर कोई ज़्यादा खर्चा करने की कोई वो नहीं है। CBC है जैसे, उसमें हीमोग्लोबिन का पता चलता है, WBC काउंट का और प्लेटलेट्स वगैरह का, तो बेस लाइन CBC, क्योंकि अगर किसी की हीमोग्लोबिन लो है, कोई अनेमिक है, तो अनीमिया की वजह से उनके हार्ट प्रॉब्लम वर्स हो सकते हैं, और चुनाचे ये मुशक्क़त वाली इबादत है, तो अनीमिया की वजह से उनको थकावट और सांस की शिकायत हो सकती है। तो एक ये सिंपल टेस्ट है, वहाँ पर जब लोग आते हैं और फिर हम उनकी रूटीन जो टेस्ट पहली दफ़ा वहाँ पर करते हैं,
तो पता चलता है उनकी हीमोग्लोबिन 6 और हीमोग्लोबिन 8 है। बिल्कुल। तो ये अगर पहले से ही यहाँ पर करा से के ही जाएं, कोई लोग हाँ। करा के और उसका इलाज और एवोल्यूशन करके जाएं तो उनको वहाँ जाके फिर ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। दूसरा, चुनाचे ज़्यादातर मरीज़ जो है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल। सिगरेट, तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा बहुत जो है ज़्यादा वो है। तो एक तो सिगरेट, तंबाकू नोशी जो कर रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि जब वो हज की नियत करें तो सिगरेट, तंबाकू नोशी को तर्क कर दें। हो सकता है उनकी सिर्फ ये खालिस इस अदा से अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उनका हज जो है वो बिल्कुल कबूल कर ले। फरमाए। एक तो ये है कि सिगरेट, तंबाकू नोशी तर्क। दूसरा, ब्लड प्रेशर और शुगर या डिस्लिपिडीमिया है, जी, लिपिड उसकी प्रोफाइल। वजह से जो है वो उनके गुर्दे डैमेज होने का इम्कान होता है। तो उनको गुर्दों के जो टेस्ट हैं, क्रेटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, दवाएं खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो बिल्कुल। उनके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम है, तो वो टेस्ट जो है वो उनको करवाने चाहिए। शुगर और का हार्ट के लिहाज HbA1c। से बेसिक ईसीजी है। ओके। अब ईसीजी सिंपल एक टेस्ट है, और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करूँ कि नॉर्मल ईसीजी का होना, क्योंकि ईसीजी दोस्त भी है दुश्मन भी है। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जब नॉर्मल ईसीजी होती है तो डॉक्टर भी और मरीज़ भी कहता है नहीं नहीं उसकी सब सही है। ईसीजी नॉर्मल है तो उनको कुछ भी नहीं हो हाँ। सकता। तो ईसीजी नॉर्मल होने का मकसद ये नहीं है कि उनको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती या दौरान हज उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो ईसीजी में लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अलर्ट होता है, हाँ, जैसे बेसिक एट्रियल स्क्रीन। फिब्रिलेशन है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन और सिस्टम रिदम एबनॉर्मलिटी है। जो आप हाथ से भी जो है वो कोई भी मरीज़ अपनी हाथ की नब्ज़ जो है वो अगर फील करे, तो अगर उसकी हार्ट की जो रफ्तार है, नब्ज़ जो है वो इर्रेगुलर है, गैर मुंतज़िम है, तो वो अपनी ईसीजी करा ले कि कहीं उसको एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है। अगर उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है और वो ईसीजी करके डॉक्टर कहता है कि उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो ऐसे मरीज़ों में फालिज होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा हज के सफ़र से पहले उनको एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, और फालिज से बचने के लिए या हार्ट फेलियर के अलामात, क्योंकि एग्जर्शन से अगर दवा नहीं खा रहे हैं, अगर हार्ट रेट कंट्रोल नहीं है, तो उनको हार्ट फेलियर का दौरा जो है वो लायक हो सकता है या फालिज होने के इम्कानात जो है वो बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा अगर उनको पता चलेगा इस तरह से कि उनकी ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन है, या कुछ मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जिनको साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका होता है, तो ईसीजी करने से ये पता चल जाएगा कि उनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, तो अब उनको अलामात नहीं है। लेकिन हज की एग्जर्शन से अगर उनकी दूसरी शरानों में भी ब्लॉकेज है, तो उनको अंजाना के सिम्टम्स या हार्ट फेलियर के सिम्टम या कार्डियक अरेस्ट होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ईसीजी से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, और हर मरीज़ को। दूसरी एक कॉमन एबनॉर्मलिटी ईसीजी में होती है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक पेशेंट्स में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइट कम्प्लेक्स ईसीजी होती है। और वो वाइट कम्प्लेक्स ईसीजी जैसे लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है किसी को, और अगर उनकी ईसीजी पहले से नहीं हुई होती, तो हमारे पास जब वो मरीज़ अस्पतालों में इमरजेंसी में आते हैं, वहाँ जब ईसीजी करते हैं, तो लेफ़्ट बंडल ब्रांच के साथ उनको डॉक्टर्स को शक हो जाता है कि क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मरीज़ सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो डॉक्टर्स वहाँ ड्यूटी पर होते हैं वो मरीज़ों की हेल्प करना चाहते हैं दिल से, लेकिन ज़बान की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, और उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी ईसीजी दिखाने के लिए नहीं होती जिससे डॉक्टर को पता चले कि ये ईसीजी की एबनॉर्मलिटी पुरानी है, और उनको गैर ज़रूरी अस्पतालों के दाखिले से और एंजियोग्राफी और इलाज से उनको बचाया जा सके। तो यहाँ जो नाज़रीन सुन रहे हैं, हमने बेसिक टेस्ट की बात की कि भाई अपना ब्लड टेस्ट, सीबीसी जो होता है, अगर शुगर का टेस्ट, क्योंकि एज अगर आपकी बड़ी है तो वो करवा लें। इसके अलावा नॉर्मल अपने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवा लें, जैसे क्रिएटिनिन का टेस्ट है। इसके अलावा ईसीजी का कराना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं ना वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। हो चाहे वो रिपोर्टें आपकी बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन आपके साथ आपके बैग में बिल्कुल मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े सफ़र पे अपने घर से, अपने घर वालों से दूर जा रहे हैं। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें आपके पास, जैसे आप पैसों का ख्याल रखते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं, अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, तो इसी तरह इन बेसिक रिपोर्ट्स का, और अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उनका आपके बैग के अंदर होना
होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब ने एक स्क्रीनिंग परफॉर्मा फॉर्मुलेट किया है जो कि इंग्लिश ज़बान में है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जब वो पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी हिस्से से जाते हैं तो अक्सर उनके नॉलेज अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, जैसे यहाँ के पेशेंट होंगे तो वो उर्दू में उस नुस्खे के ऊपर चीज़ें लिख देते हैं या डायग्नोसिस लिख देते हैं, जो वहाँ के डॉक्टरों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने एक स्क्रीनिंग परफॉर्मा भी फॉर्मुलेट किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हम इस वीडियो के आखिर में जिसका लिंक भी शेयर करेंगे, कि आप अगर सफ़र हज पे जाने से पहले अपने उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने मुआलिज से उसको फिल करवा लें, क्योंकि वो इंग्लिश में है। तो अगर आप वो अपने साथ रखेंगे अपने कैरिंग बैग में, और जब हज के सफ़र पे भी होंगे, अरफात में भी होंगे, मिना मुज़दलिफ़ा में भी होंगे, तो अपने बैग में उस चीज़ को रखेंगे, तो अल्लाह ना करे कि अगर आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो वो परफॉर्मा इंग्लिश में भरा हुआ होगा, तो आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो आपके बैग में से वो परफॉर्मा अगर वो डॉक्टर पढ़ लेगा तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट बर वक्त सही ट्रीटमेंट देना आसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पेशेंट जा रहे हैं, तैयारी चल रही है, सामान पैक हो रहा है, तो बैग के अंदर क्या क्या सामान होना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ से ले जाना है ऐसे अमराज कल्ब वालों के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, एक तो अगर कोई ग्रुप है, अक्सर लोगों का ग्रुप होता है, और सपोज करके कि 10 लोगों का एक ग्रुप है, आपस में अजीज रिश्तेदार ये वो, तो उनके पास एक सिंपल ब्लड प्रेशर चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अच्छा। अपना। और अल्दो वहाँ पर हर चीज़ की सहूलतें होती हैं, लेकिन अचानक आधी रात को अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को कोई अलामात हो रहे हैं, तो कम से कम उन ग्रुप में से किसी एक के पास कोई बीपी ऑपरेटस वहाँ पर मौजूद है, तो फौरी तौर पर उसका ब्लड प्रेशर चेक करके उनको पता तो चल सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उन्होंने दवाएं नहीं खाई हैं, उन्होंने दवाएं छोड़ दी हैं, तो वो फौरी तौर पर उस पर अमल करें। इसके अलावा दवाएं अपनी जो खा रहे हैं डॉक्टर से जो है वो, अल्दो वहाँ पर दवाएं हर चीज़ होती है अवेलेबल, लेकिन शुगर की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, और उनमें सबसे अहम जो दवा है जिसकी, वो है खून पतला करने वाली गोलियां, वारफरीन जैसे है। अब वो वारफरीन का ये होता है कि उसके लिए हमें INR का टेस्ट करना पड़ता है ताकि पता चले कि जो वारफरीन की गोली वो खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये कंसेप्ट है कि वो दवाएं खा रहे हैं। भाई दवाएं खा रहे हैं लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, दवाएं खा रहे हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये गोलियां हम खाते हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो खून पतला करने वाली वारफरीन की गोली खाते हैं, लेकिन उनके INR थेरापेटिक रेंज में नहीं है। तो लिहाजा वो अपनी ना सिर्फ दवाएं अपनी जी, अब अगर सपोज करके कि एक दवा खा रहे हैं तो वो एक दवा पर उनका कंट्रोल नहीं है ब्लड प्रेशर की एक गोली पर, अब अगर उसको वहाँ पर जाके ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो वो थोड़ी सी दवाएं अपनी ज़्यादा, तो ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट दवाएं हैं वो अपनी दवाएं जो है वो साथ में लेके जाएं, और उसके साथ जो है वो इंग्लिश में एक साफ सुथरी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर की होना ज़रूरी है, और आप उसके मुताबिक जो है अपनी दवाएं जो है वो इस्तेमाल करें। तो दवाएं हैं, दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन है, और बीपी ऑपरेटस है, और इसके अलावा जो है वो अगर बैग में सपोज करके कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, अगर उनके पास छोटी सी वज़न करने की मशीन है तो वज़न करने की मशीन जो है ग्रुप में जो है वो साथ में अगर ले जाएं, तो हार्ट फेलियर के बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको रेगुलर बेस पर सुबह नाश्ते से पहले वज़न करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके जो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं। तो अगर एक ग्रुप में अगर एक के पास है तो वो कैंप में बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा जो है वो दे सकता है उसमें। लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो उनके साथ अगर हों तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात बताई कि भाई आप अपने साथ अपना बीपी ऑपरेटस, साथ साथ शुगर चेक करने की भी मशीन, और इसके अलावा अपनी जो दवाएं हैं, अद्वियात जो आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, दिनों के हिसाब से नहीं कि बस 40 दिन के लिए जा रहे हैं, अगर 40 दिन का सफ़र है तो 60 दिन के हिसाब से आप वो उन दवाओं को अपने साथ रखिए। अच्छा, जो के नीचे रखने वाली, बिल्कुल ज़बान के नीचे रखने वाली जो इमरजेंसी मेडिसिन है एनजिसेट, उसकी भी आप वाफिर मिकदार रखिए। हो सकता है आपको किसी और को भी देनी पड़ जाए उस टाइम पे,
किसी और की हेल्प भी करनी पड़ जाए। अच्छा, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आप उन लोगों के लिए नहीं है कि जो अमराज कल्ब का शिकार हैं, ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो उस हज पे जा रहे हैं और उनके ग्रुप में हो सकता है ऐसे पेशेंट्स हों जो हार्ट फेलियर का या कोई और अमराज कल्ब का शिकार हो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना या आपके लिए होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस टाइम उसको कैसे मदद कर सकते हैं। हो सकता है वो आपका अपना ही अजीज़ व अकारिब हो सकता है आपके अपने ही पेरेंट्स हों जो उस टाइम इस सफ़र में ऐसी कंडीशन में आ जाए, तो ये प्रोग्राम देखना आपके लिए भी उतना ही अहम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पेशेंट ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और सफ़र हज पर जा रहे हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर करेंगे उनका ब्लड प्रेशर, मतलब पूरे सफ़र में? खाने पीने में तो चलो ठीक है, एहतियात कर ली, इसके अलावा और क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए उन्हें? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो ज़्यादातर मरीज़ होते हैं वो ब्लड प्रेशर की दवाएं खाना छोड़ देते हैं या दवाएं जो हैं वो समझते हैं कि बस वो ठीक है, उनको कोई अलामत नहीं है तो दवाएं नहीं खाते या दवा में ताख़ीर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्लड प्रेशर का हिसाब इसी तरह से है कि जैसे गाड़ी में जहाँ तक पेट्रोल होगा गाड़ी चलेगी, जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा गाड़ी रुक जाएगी, भले आप कितनी भी उसको सेल्फ मारें लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी। ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से है। जो सुबह की आप दवा खाएंगे तो ज़्यादातर अक्सर मरीज़ों में सुबह की दवा खाने के बाद उनका ब्लड प्रेशर शाम को बढ़ जाता है। फिर दूसरा जो है वो लोग देर से उठते हैं, तो नाश्ता खाना नहीं खाया तो दवा नहीं खाते, दवा देर से खाते हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवा का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा का टाइम से ज़्यादा जो है वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के, जैसे ही वो फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाएं, चाहे कुछ नाश्ता करें चाहे ना करें, लेकिन पहला काम अगर वो सो भी रहे हैं तो अलार्म लगा लें, 8 बजे सुबह को ब्लड प्रेशर की गोली खा लें और मगरिब तक जो है वो उस दवा का असर चलेगा। शाम को 6 बजे जो है ब्लड प्रेशर की दूसरी जो है वो गोली खाएं। तो दवा का रेगुलरली बाकायदगी से टाइम के साथ, अपनी मर्जी से नहीं, टाइम के साथ, अगर अपनी मर्जी से आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। लेकिन पेट्रोल ख़त्म होने से पहले आपको जो है वो पेट्रोल डलवाना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी ना रुके। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये है कि जो फॉलेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर 200 पर पहुंचा हुआ होता है, उस वक्त फिर अस्पताल में आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नाज़रीन सुन रहे हैं, ये बहुत अहम बात है कि भाई इसके लिए खाना ज़रूरी नहीं है, खाली पेट भी आप ये दवा ले सकते हैं और टाइम से लेनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लोग जब तक सिम्टम नहीं आएंगे, सर में दर्द नहीं होगा, चक्कर नहीं आएंगे, वो गोली नहीं खाएंगे, वरना फिर मतलब वो टाइम को वो नहीं फोकस करते। वो कहते हैं जब तक सिम्टम नहीं आएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, तब तक मैं दोबारा दूसरी गोली नहीं लूँगा। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। टाइम जो है वो, मेरे ये 2 मोनोग्राम आपको यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं कि किताब के ऊपर 2 मोनोग्राम हैं। एक पर ये है कि टाइम इज़ मायोकार्डियम, दूसरे पर है मायोकार्डियम इज लाइफ। बिल्कुल। तो ये टाइम, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हमारे पास जब अस्पताल में आते हैं जिनको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट की नौबत आती है या फालिज की नौबत आती है, वो अक्सर ताखीर करके आते हैं। अब उस ताखीर की वजह से उनका डैमेज, अगर सपोज करके कि अंजाइना है, अंजाइना की तकलीफ शुरू होती है और उसको वो बर्दाश्त करते हैं, गोली भी नहीं रखते, चलते रहते हैं, तवाफ करते रहते हैं, सफ़र कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कहीं भी दर्द हो रहा है, खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, फिर चलना शुरू कर देते हैं, दवाएं भी नहीं खाते। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह से ऐसा करने से फिर ये नौबत आती है कि अचानक हार्ट बंद हो जाता है, धड़ाम करके गिर जाते हैं, उसके बाद फिर रिससिटेट करने में ताखीर हो जाती है, वहाँ सहूलत नहीं होती। क्योंकि वो एक समंदर है, एक समंदर है लोगों का, वहाँ तक आप तक फर्स्ट एड पहुँचना भी मुश्किल काम है। हालांकि वहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी और बेहतरीन अवेलेबल है, लेकिन आप तक पहुँचना उस रश में, उस टीम का, ये बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो लोग जैसे जिनके अंदर ब्लड प्रेशर अभी डायग्नोज नहीं हुआ या बड़ी एज के हैं लेकिन उनको अभी तक ब्लड प्रेशर नहीं है, हज पे जाने से पहले वो क्या स्क्रीनिंग या क्या कब वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, कितने दिन चेक करें, ताकि वो आइडिया कर सकें कि वाकई हमें ब्लड प्रेशर अभी भी नहीं हुआ है या हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में ही है? देखिए, ब्लड प्रेशर तो एक बहुत ही कॉमन ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये तो कॉमन चीज़ है और इन पर कोई ख़र्चा भी नहीं है। घर घर में ब्लड प्रेशर है, हर जगह ब्लड प्रेशर है।
तो उसका कोई फिक्स कोई रूल या कोई चीज़ तो नहीं है तकरीबन कि कितनी लेकिन रीडिंग ये लें कि वो अपनी? जब उसकी हज के बिल्कुल का फॉर्म भर लेता है तो उस वक्त से उसको इस किस्म की सोच होनी चाहिए कि मुझे अपना ब्लड प्रेशर, मुझे अपनी शुगर, अपने गुर्दे, अपनी ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें चेक करनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूजुअली अलामात नहीं होते, बिल्कुल। और चुनाचे अलामात नहीं होते, लोग वॉक करके आते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करो तो 200 तक पहुंचा होता है। तो जब अलामात नहीं होते हैं तो फिर जब तक आप चेक नहीं करते ब्लड प्रेशर तब तक पता नहीं चलता। तो लिहाजा उनको चाहिए कि ब्लड प्रेशर जज से ही उन्होंने फॉर्म भर लिया है तो ये सारी चीज़ें करवा लें और ब्लड प्रेशर को चेक करें। अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर उनको डॉक्टर के मशवरे से दवाएं शुरू करके उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर दवा खाने के बावजूद भी कभी कभार ये होता है कि मरीज़ को अलामत नहीं होते लेकिन ब्लड प्रेशर फिर भी बढ़ा हुआ होता है, तो लिहाजा सफ़र से पहले उनको फिर दोबारा जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करके और दवाओं को एडजस्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ बेतहाशा किस्म का नेटवर्क होता है, डिस्पेंसरी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंगों में जो है वो कैंप लगाते हैं और डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करने की सारी सहूलतें होती हैं। तो उनको ब्लड प्रेशर चेक करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर ये नहीं कि दवा में खा रहा हूँ, ब्लड प्रेशर जब तक चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा जो आप दवा खा रहे हैं उस दवा के उस वजन पर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ लोगों ने सालों पहले डॉक्टर को दिखाया है और वो सालों से एक ही डोज लिए जा रहे हैं, नहीं वो और समझ रहे हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम गोली खाते हैं नहीं, वो तो ये डोज का एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि जो दिल के मरीज होते हैं और लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं हज पे जाने के लिए, घंटों का वेटिंग टाइम है, एयरपोर्ट पे बैठे रहना, तो अक्सर पाँव का सुन होना या पैरों में मतलब खून का जमने की शिकायत या इस तरह की उनको फीलिंग्स या तकलीफ होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या एक्सरसाइज वो करें बैठे बैठे जहाज में या एयरपोर्ट पे कि उनको ये तकलीफ ना हो? ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और अक्सर लोगों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। एक तो ये कि बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ फ़्लाइट में सपोज़ करके कि 300-400 हाजियों की फ़्लाइट है, तो उसमें एक या दो नर्सेज, एक मेल नर्स, एक फीमेल नर्स और एक डॉक्टर होता है फ़्लाइट में। अच्छा, उनके लिए हर फ्लाइट में जो है वो होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमारा जो लेकिन ये कि हमारा जो हेल्थ का सिस्टम वहाँ हज के दौरान है वो इतना अच्छा नहीं है। एटलीस्ट मैं जितना अरसा वहाँ पर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की जो हज के दौरान हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं था। अब आपका जो सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ सफ़र तो 3 घंटे का सपोज़ करके एक जहाज़ है, लेकिन इसके अलावा मक्का मदीना या अरफात से मुज़दलिफ़ा आधे पौने घंटे का रास्ता है। लेकिन जो बसें चलती हैं वो ऐसे कशवे की स्पीड के चलती है, जो आधे पौने घंटे का सफ़र है, अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचते पहुँचते 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। या तवाफ़ ज़ियारा के लिए जब जाते हैं तो उनको, तो ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, तो उनको क्या होता है कि जो एक ही जगह पर ये टांगें इस तरह से रखी हुई होती हैं, तो उन एक ही जगह पर टांगों की मूवमेंट ना होने की वजह से वो मरीज़ जिनमें डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होने के इम्कानात होते हैं, तो इस चीज़ से उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो वो क्या करें डॉक्टर साहब? तो एक तो ये कि अगर उनको पहले से डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की बीमारी हो चुकी है, पहले से उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है और वो खून पतला करने वाली वारफरिन की दवा खा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सफ़र से पहले अपनी वारफरिन की दवा का डोज खाना ना भूलें, और अगर वारफरिन की INR जो है अगर वो थेरापेटिक रेंज में नहीं है तो उनको चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क है फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जहाज़ में अगर अचानक किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए तो हमारे पास उसका इलाज करने के लिए कोई सहूलत, कोई चीज़ नहीं होती है वहाँ पर, तो लिहाजा उसको प्रिवेंट करना चाहिए, और प्रिवेंट हम कर सकते हैं। कोशिश करना हमारा काम है। अब जो चीज़ होनी होती है तो उसको, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए। एक तो ये कि जो
ऑलरेडी जिनको है तो उनको वारफरिन का डोज लेना चाहिए बिल्कुल। इस तरह से। और अगर उनकी थेरापेटिक रेंज में नहीं है सपोज करके और वो सफ़र पर चल पड़े हैं तो फिर सफ़र से पहले उनको सबकुटेनस इंजेक्शन आते हैं हेपरिन के, तो उनको फिर थेरापेटिक डोज जो है वो क्लेक्सिन की इंजेक्शन जो है वो सबकुटेनस डोज लगा के उसके बाद जो है वो सफ़र पर, ताकि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बच सके। अच्छा, दूसरा ये है कि चुनाचे वो बैठे हुए होते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी टांगों को बार बार जो है वो हिलाते रहें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहें। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और जहाज़ में थोड़ी सी चलने की, जैसे वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो बजाय वॉशरूम के अलावा भी जो है एक आध चक्कर लगा के टांगों की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, ताकि वो जो मसल्स हैं, जो रगे हैं यहाँ पर, डीप वेन्स जो हैं वहाँ पर, उनमें जो क्लॉट बनने के अलामात होते हैं वो उनसे जो है वो बच सकें। डिहाइड्रेशन से बचाएं अपने आप को, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन की वजह से क्लॉट बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और कुछ मरीज़ों में जो है वो क्लॉट इसकी एथेरोथ्रोम्बोटिक उनके बनने की बीमारियां होती हैं उनको, तो जिनमें इस किस्म की बीमारियां हो तो उनको चाहिए कि सफ़र से पहले क्लेक्सिन का इंजेक्शन या वारफरिन का डोज उतना होना चाहिए ताकि वो थेरापेटिक रेंज में रहे, और जो सफ़र के दौरान जो है वो थोड़ा सा चलते रहें। अगर वो चल नहीं सकते तो वो एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से बैठे बैठे जो है वो एक्सरसाइज जो है वो करें इस तरह, क्योंकि ये चीज़ तो हर किसी ने फेस करनी है कि उसने सफ़र के लिए घंटों बस में या जहाज़ के सफ़र में या एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी उसने वेट करना है, तो ये बैठे बैठे एक्सरसाइज ज़रूर करें और दवा को ज़रूरी बिल्कुल मतलब इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर क्या होता है कि जहाज़ जब उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो उस टाइम पेशेंट्स को छाती में दर्द होता है या दबाव महसूस होता है, तो उस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, जिनको भी, क्योंकि जितना जहाज़ ऊपर जाता है तो उतनी ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए भी स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है कि ख़ास करके जो एडवांस हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं या जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो लंग्स के COPD और उसके या पल्मोनरी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, तो वो उनको छुपाना नहीं चाहिए एयरलाइन से, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर उनको बताएंगे तो वो कहेंगे जी सफ़र से रोक देंगे, तो वो उनको बताते नहीं हैं। उनको बताना चाहिए ताकि ऐसे मरीज़ों के लिए जहाज़ में ऑक्सीजन का जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए कि 3 मरीज़ जो हैं इस फ्लाइट में ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा वो ऑक्सीजन जो है वो फराहम की जाए। ऐसे जितने भी जो मरीज़ होते हैं जिनको अगर खुदा न खास्ता सांस की तकलीफ़ सफ़र के दौरान जो है वो बढ़ जाती है या अंजाइना का दर्द होने लगता है, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली, क्योंकि अक्सर लोगों को जो हार्ट फेलियर के अलामात हैं और वो हार्ट की वजह से हैं, तो ज़ुबान के नीचे गोली रखने से, अगर इस्कीमिया की वजह से है तो वो इस्कीमिया रिलीव होने से उनका दर्द और सांस कम हो सकता है। जिनको अंजाइना की शिकायत है और उसको अगर अंजाइना का एपिसोड होने लगे तो वो फौरी तौर पर ज़ुबान के नीचे एक गोली रखे। अगर एक गोली से आराम ना आए तो दूसरी गोली रख सकता है, क्योंकि वो छोटी सी गोली होती है, वो ज़ुबान के नीचे रखने के बाद 10 मिनट के बाद जो है वो घुल जाती है। लेकिन अगर अंजाइना उसका बढ़ रहा है तो दूसरी गोली रखे, हेजिटेट ना करे, अंजाइना को बर्दाश्त ना करे, वो दूसरी गोली रखे, तीसरी गोली रखे, 4 गोली तक रख सकता है। अच्छा। अगर सफ़र के दौरान उनको बार बार ज़ुबान के नीचे गोली रखने की ज़रूरत पड़ती है और उससे उसको अफाका मिलता है, आराम मिलता है, तो उसको जितनी भी गोलियों की सफ़र के दौरान ज़रूरत पड़ती है वो गोली रखे और वो रख सकता है, ताकि वो अपनी अलामात को, क्योंकि जो पेन होता है इस्कीमिक पेन, अगर इफ़ यू विल नॉट किल इस्कीमिक पेन देन पेन विल किल यूर। सही बात है। तो लिहाजा जो है वो ये बहुत अहम और ज़रूरी है। आप दवा लेने और अगर किसी को सांस की तकलीफ़ है, हार्ट फेलियर के अलामात वर्स हो रहे हैं और वो जाने से पहले, सफ़र से पहले लोग पेशाब लाने वाली गोलियां नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं कि सफ़र में पेशाब लगेगा तो ये है, तो ऐसे अगर मरीज़ हों तो उनको या तो ये है कि अगर सफ़र लंबा है तो उनको कंडोम कैथेटर लगा के सफ़र करना चाहिए। अगर लंबा सफ़र है और पेशाब में आने उठने बैठने की तकलीफ है तो कंडोम कैथेटर लगाएं। उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैथेटर लगाने में कोई उसका नुकसान कोई चीज़ नहीं है, ताकि सफ़र के दौरान जो है वो पेशाब जो है आप आसानी से आपके बैग में है जो चला जाए
और अगर उन्होंने पेशाब आवर गोली नहीं खाई है इसलिए तो पेशाब आवर गोली खाएं ताकि वो सांस से बच सकें उसमें। और अगर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो फिर उनको बताना चाहिए एयरलाइन में कि जी आपको जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन लगा के उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हज के दौरान किसी को दिल में शदीद दर्द उठे या इस तरह का हो तो क्या उन्हें इन साइंस को मतलब सीरियस लेना चाहिए, या क्या उस टाइम क्या होता है कि कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन होती है जिस पर कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी लोकेशन कि हम यहाँ मौजूद हैं और इस तरह की हमारे साथ कोई पेशेंट है जिसको तकलीफ़ है इस तरह की, या क्या तरीक़ेकार होता है वहाँ पे? देखें, ये अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सफ़र सिर्फ ये नहीं है कि सफ़र जहाज़ है, जहाज़ के अलावा क्योंकि जो इमराज कल्ब लायक होते हैं वो एयरपोर्ट से लेकर हर जगह, बिल्कुल बहुत सारे मरीज हमने देखे हैं जो जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करने के साथ ही अचानक उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो बजाय वो एहराम में होते हैं और अस्पताल में पहुंच जाते हैं, फालिज हो जाता है, अस्पताल में पहुंच जाते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ब्रेन की रग जो है वो फट जाती है अस्पताल में, एहराम के साथ जो है वो हाजी एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल में पहुंच जाते हैं। तो इमराज कल्ब लाहिक होने की कोई वक्त और जगह कोई वो मुतय्यन नहीं है कि कहाँ पर, लेकिन इंतजामात हर जगह होते हैं, लेकिन मरीज आते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। लोग जो है वो बर्दाश्त करते हैं, उनको पता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में सादगी होती है, वो कहते हैं कि माँ है तो वो कहती है कि बेटे को तकलीफ होगी, तो इस तरह से लोग कहते हैं कि जी लोग क्या कहेंगे कि ये तकलीफ होगी, कि अच्छा इसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग नहीं बताते हैं। नहीं, किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो वो फौरी तौर पर, और हर जगह इंतजाम होते हैं, एयरपोर्ट पर अस्पताल होते हैं, फ्री सर्विसेज हैं। अक्सर लोग ये भी डरते हैं कि पता नहीं अस्पताल का कितना खर्चा हो जाएगा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है या इस तरह, तो ये सब फ्री है। हज के दौरान जिसके पास हज की वीज़ा है, बिल्कुल उम्रे की वीज़ा है, जब तक मैं 2022 तक मैं वहाँ रहा हूँ तो उस वक्त तक कानून यही था और अभी भी यही है कि जो हज की वीज़ा, जो उम्रे की वीज़ा पर है, उसके ऊपर अगर 1 करोड़ रुपया भी खर्चा आ गया तो वो अस्पतालें और गवर्नमेंट जो है, हुकूमत उनके खर्चे बर्दाश्त करती है। अस्पताल के दौरान जो है वो हज के दौरान उनके बाईपास ऑपरेशन, हज से पहले ऑपरेशन किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग भाग जाते हैं छोड़ के जो है वो उसमें, लेकिन उनको भागना नहीं चाहिए। अगर उनका ऑपरेशन हुआ है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे मरीज़ जमा हो जाते हैं जिनका हमें पता होता है कि वो खुद से हज करने के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके उनके लिए अरफात के दिन बहुत वेल इक्विप्ड कोस्टर्स होते हैं, और उन बड़े बड़े कोस्टर्स में सारे डॉक्टर्स और नर्सेज, ट्रेंड स्टाफ और दवाएं, वेंटिलेटर, सारी चीज़ों के साथ उनको बाकायदा जो है वो अस्पताल का सीईओ उनको डिपार्ट करता है, उनको आके और वो उनको खुदाफिज करता है कि तो आप खैर खैरियत से जो है वो हज की, तो उनको अरफात के मैदान में लेके जाते हैं और उनकी अरफात के बाद वापस जो है वो अस्पताल में लाके, तो लिहाजा उनको भागने की इधर उधर कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत प्रोटोकॉल के साथ वो हज कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हज सबको जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर दौरान हज किसी को हाइपोटेंशन के ब्लड प्रेशर कम होने लग जाए, नब्ज सुस्त चलना शुरू हो जाए, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये क्योंकि हाइपोटेंशन जो है वो एक अलामत है, वो कोई एक बीमारी नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक के साथ उसको कार्डियोजेनिक शॉक हुई है, और उस कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। अब जब तक कि हम हार्ट अटैक का इलाज नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो उसका, उसमें कोई नमक वबलप और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा काम आप नहीं करती हैं। अलबत्ता वो मरीज़ जिनको हार्ट के अमराज नहीं है और डिहाइड्रेशन की वजह से गर्मी लग गई है और उस गर्मी की वजह से उनको डिहाइड्रेशन हुई है, उनको जुलाब हुए हैं, उल्टी हुई है, बदहज़मी हो गई है, जिसकी वजह से अगर उनका ब्लड प्रेशर लो है तो फिर उनको ORS वगैरह में मिला के पिलाएं, या अगर वो नहीं है तो पानी में थोड़ा सा नमक वगैरह मिला के और उनको पिलाएं जब तक वो अस्पताल पहुँचे। लेकिन अस्पताल में जाना जो है इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, और अस्पतालों की सहूलत, डॉक्टरों की सहूलत हर जगह होती है, क्योंकि हज के दौरान जो है वो कोई 12 बड़े अस्पताल जो है उसमें से 8 अस्पताल जो होते हैं वो टेम्पररी होती हैं, 4 अस्पताल जो होते हैं वो अरफात में होते हैं। सिर्फ अरफात के एक दिन के लिए 4 बड़े अस्पताल वहाँ पर जो है वो
कायम किए जाते हैं। और वहाँ से अगर किसी को हार्ट का कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उनको हेलीकॉप्टर सर्विस होती है, उस हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है उनको वहाँ से उठा के और जो है वो हमारे किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में हेलीपैड बना हुआ है और वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचाया जाता है और उनकी फौरी तौर पर इमरजेंसी में जो है वो दाखिल होते ही उनका ईसीजी, वहीं से ही ईसीजी बहुत सारे वहाँ पर ही अरफात में ही ईसीजी करके और हार्ट अटैक का कम्युनिकेट करके हमें बता देते हैं, तो वो फौरी तौर पर उनको रिसीव करके उनकी शरेआनें खोली जाती हैं। इसी तरह से 4 अस्पताल जो है वो मिन्ना में होते हैं, तो मिन्ना अरफात हर जगह ये सारी अस्पताल और पीएससी डिस्पेंसरियाँ, इसके अलावा गलियों गलियों में छोटी छोटी एम्बुलेंसेस जो हैं वो डिफिब्रिलेटर सारी चीज़ों के साथ जो है वो फुली इक्विप जो है वो घूमती रहती हैं। लेकिन लोग तारीफ करते हैं, लोग जाते नहीं हैं, तारीफ बताना है। आपने अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको छुपाना नहीं है और फौरन बताना है, फौरी तौर पर जो है वो किसी से राब्ता करें, किसी को बताएं, एम्बेसी को बताएं, हमारी एम्बेसी उनको बताती है कि उनसे राब्ता करें, उनसे किसी न किसी से राब्ता करें। से आप मुंसलिक हैं, जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, वहाँ पे जो बड़े मौल्लिम होते हैं उनको इन्फॉर्म करें, वो आगे उस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे। पर्पज़ यही है मकतब बनाने का, मौल्लिम देने का, कि वो वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हज के दौरान अक्सर मरीज़, जैसे ये लोग जो अमराज कल्ब का शिकार हैं, वो पहले से क्या पेशगी हिफाजती तदाबीर या क्या आलात, मुआविन आलात इस्तेमाल करें कि वो इस मुशक्क़त में थके नहीं, या जैसे व्हील चेयर का इस्तेमाल या वॉकिंग स्टिक, इसका आप लोगों को थोड़ा गाइड करें, क्योंकि लोग होते हैं कि नहीं हम अपने पैरों से करेंगे, हम खुद करेंगे, तो उस सारी मुशक्क़त में वो थक जाते हैं या फिर वो इस काबिल नहीं रहते कि वो आगे के मनासिक अदा कर सकें। देखें, इमराज कल्ब मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसीलिए ही मैंने जो ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोफार्मा बनाया है, उसका मकसद ही यही है कि हम पहले से ऐसे मरीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें। यानी सफ़र से पहले ही आप उनको आइडेंटिफाई करें कि ये जो मरीज़ हैं ये हज पर तो जा रहे हैं, लेकिन हज की थोड़ी सी मुशक्क़त भी उनके इमराज कल्ब को बिगाड़ सकती है। तो लिहाजा उनको फ़िज़िकल मेंटल एग्जर्शन से बचाना है। और चुनाचे इतना बड़ा हुजूम होता है, क्राउड होता है, और बहुत सारे जो मरीज़ हैं उनको चलना पड़ता है। कभी कभार ये होता है कि उनकी बस ख़राब हो जाती है और उतर के उनको अनएक्सपेक्टेडली, जिनका उसको अंदाज़ा नहीं होता, फिर उनको चलना पड़ता है। तो लिहाजा उनको ऐसे मरीज़ जो हाई रिस्क मरीज़ हैं, जो खुद से हज चल के नहीं कर सकते, तो उनको फिर व्हील चेयर का जो है वो इंतज़ाम जो है वो रखना चाहिए अपने साथ जो है वो। और अब व्हील चेयर पर जो है वो व्हील चेयर चलाने के लिए भी लोग मिलते हैं। अगर आप खुद से, क्योंकि अक्सर होता है कि व्हील चेयर चलाने वाली बेटी होती है जो खुद से हज करती है, व्हील चेयर चलाने वाला बेटा होता है वो खुद से हज करना होता है। और बहुत सारे ऐसे भी हमने देखे हैं कि जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो व्हील चेयर पर है, वो ठीक है, जो व्हील चेयर चला है उसको हार्ट अटैक हो जाता है इस दौरान जो है वो, और वो व्हील चेयर पर अपने अब्बा को छोड़ के वो जाके अस्पताल में जो है वो पहुंच जाता है। वहाँ आपको ऐसे ऐसे मनाजिर आपको देखने में मिलेंगे अस्पतालों में, जो मेडिकल साइंस में न किसी ने देखे होते हैं न किसी ने पढ़े होते हैं। तो पहली दफ़ा इन चीज़ों का पता चलता है कि ये चीज़ें जो हैं वो, तो लिहाजा जो ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें जो हाई रिस्क के मरीज़ हैं, जो खुद से चलने से उनको सांस होता है, उनको फंक्शनल क्लास 3 एंजाइना, फंक्शनल क्लास 3 हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को व्हील चेयर पर चल के और जो है वो अपने मनासिक या अभी तो छोटी छोटी गाड़ियाँ आ गई हैं, तवाफ़ करने के लिए गाड़ियाँ हैं, आप पहले से गाड़ियों को बुक कर लें और उस गाड़ी में जो है वो आप तवाफ़ कर लें, और इस तरह से अपने आप को जो है, क्योंकि ये जो जिस्म है हमारा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमानत है, और उस अमानत अगर आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन आप फिर भी जो है वो आप उस तकलीफ़ के साथ जो है वो तवाफ़ कर रहे हैं और नहीं रुक रहे हैं, और कभी कभार रुक सकते भी नहीं, कभी कभार क्योंकि हुजूम इतना ज़्यादा होता है कि तो लिहाजा जो ऐसे मरीज़ हैं तो उनको सपोज करके कि अगर किसी को पता है कि तवाफ़ के दौरान उनको अंजाइना होगा, क्योंकि जब वो उम्रा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को
हज से पहले ही पता चल जाता है कि तवाफ करने के दौरान उनको तकलीफ होती है, और डॉक्टरों के पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनको दवाएं देते हैं, लोग रखते नहीं हैं। फिर वो इंतज़ार करते हैं कि जब अंजाना की तकलीफ होगी तो वो गोली रखेंगे। नहीं, उनको ये चाहिए कि अंजाना की तकलीफ से पहले, तवाफ करने से पहले ज़बान के नीचे गोली रखें, उसके बाद जो है वो तवाफ करें जो है वो। इसी तरह से अगर हर तवाफ में, हर सही के दौरान अगर उनको ज़ुबान के नीचे गोली रखने की ज़रूरत तो पहले से रखें, अंजाना को बचाएं, अपनी तकलीफ को बचाएं। ये नहीं कि तकलीफ जब हो तो उसके लिए, सही बात है, तो उसको बचाएं इस तरह से जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं, इनको ग़िज़ा में क्या एहतियात करनी चाहिए, और मतलब जाने से पहले भी और वहाँ पे भी अपनी क्या डाइट में मतलब एहतियात रखें? क्योंकि खाने तो वहाँ पे फिर हर तरह के ही मिल रहे होते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एक हुआ है, क्योंकि हमारे जो इजाज़ आते हैं दोनों, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि हमने जो खुद से हज किए हैं तो वहाँ 2 किस्म के खाने, एक अरबिक डाइट और इस किस्म की, और जैसे हमने जो पहला हज किया था तो वो लोकल इजिप्शियन, सीरियन सब मुख्तलिफ, तो हमें जो खाना मिलता था वो वही अरबी खाना मिलता था, उस किस्म की कहवा और ये चीज़ें, कम मिर्चों वाला, फ्लेवरलेस। पाकिस्तानी जो है हमारे वहाँ पर भी सुबह नाश्ते में पाए, पराठे, कीमा, इतना घी के साथ बारबेक्यू और बुफे लगते हैं। बिल्कुल। अब ये जो चीज़ें, हज इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आप सफ़र में हैं। सफ़र में जो है इन चीज़ों को हज़म करने के लिए आप सारी ज़िंदगी खाते हैं, खाएंगे, वापस आके आप खाएं, लेकिन ये हज का जो सफ़र है, सफ़र में आप ऐसी हल्की ग़िज़ाएँ खाएं, फल है, सब्जियां हैं, और हुकूमतों को भी चाहिए। लेकिन हुकूमतें भी क्या करें, क्योंकि लोग अगर, हमारे लोगों को अगर ये बिरयानी, कौरमे और ये इस किस्म के, तो वो उस कंपनी में जाते ही नहीं है जहाँ इस किस्म के खाने ना मिले, तो वो उसको, उस आमले को और उसको फिर वो तंदूर की रोटी मिल रही है, 40 दिन आप तंदूर की रोटी, इतनी हैवी रोटी खा रहे हैं। तो ये चीजें अपनी डाइट के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। बहुत ज्यादा सफर के दौरान उनको, मैं तो कहूँगा कि सफर के दौरान सिर्फ ये खजूर है, जमजम है, पानी है और फ्रूट है, एक सेब खा लिया, और सब्जियां पकनी चाहिए, और हल्का फुल्का जो है वो बन है, उसमें कोई जैम, या लोग बहुत सारे, मैंने लोगों को देखा जो जिनको इन चीज़ों का, तो वो कोई बगैर ज़्यादा स्पाइसी अचार का एक कुला लेके आते थे, तो वो डबल रोटी के ऊपर अचार लगा के या दही के साथ, दही का ईरानी और ये लोग वो दही लेके उसी के साथ जो है वो रोटी, हल्की चीज़ें जो है वो खा के, और अपना जो है वो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बिरयानी, कौरमा हज के दौरान नहीं मिला, अपने खानों को हल्का रखें और कम मिर्चों वाला, कम नमक वाला, कम ऑयल वाला खाना इस्तेमाल करें। वहाँ फल इतने होते हैं कि लोग फल नहीं खाते, गोश्त खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अमराज़ क़ल्ब के पेशेंट्स हैं, इनको क्या खाली पेट तवाफ़ करना चाहिए, या मतलब भरे हुए पेट के साथ, जिस तरह के खाने हमने बात की, इसके बाद ये जाएं तवाफ़ करने? देखें, जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं, चाहे वो अंजाना के मरीज़ हैं, चाहे वो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, उनके लिए एक्सर्शन से उनको चाहिए, चाहे उनको पता है कि उनको भरे हुए, क्योंकि अक्सर हमारे जो मरीज़ होते हैं जिनको शरीयानों की बीमारी होती है, उनको अगर पेट भर के चलते हैं, खाना पेट भर के खाएं और तवाफ़ करें, तो उनको अंजाना की तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि अगर उनको तवाफ़ करना है, उम्रा करना है, या खाली तवाफ़ करना है, तो सुबह को खाली पेट पर तवाफ़ करें, या जिस वक्त भी तवाफ़ करें, या जिस वक्त नमाज के लिए जाना है। नमाज के लिए लोगों को जल्दी की रकात में पहुँचे, कोई भागने की, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, भाग के आपको रकात में, कोई ऐसी बात नहीं है, आप पहले निकलें। और ये क्योंकि जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं, उनको अगर बीमारी है, अगर वो तेज़ चलेंगे नमाज पर पहुंचने के लिए, तो उनको अंजाना होगा। तो लिहाजा अगर उनका पेट भरा हुआ है, खाना खाया हुआ है, और खाना खाने में ताख़ीर हो गई, तो वो भागते हैं, वो जल्दी करते हैं कि रकात में पहुंचे। वो जल्दी ना करें,
उनकी नमाज हो जाएगी, उन्होंने नियत जो की है हज की, उनकी नमाज हो जाएगी। उनको जल्दी ना करें क्योंकि पेट उनका भरा हुआ है। अगर वो जल्दी, और उनको पता होगा जो होता है कि जल्दी, लेकिन वो नमाज की लालच में कि मेरी रकात ना चली जाए तो वो जल्दी जल्दी कदम उठाते हैं और फिर अनजाना जब तक वहाँ रकात में पहुँचते हैं धड़ाम करके गिर जाते हैं, उनको हार्ट अटैक और उनको होने के इम्कानात हो जाते हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि खाली पेट पर जब भी उनको एक्सर्शन वाली किसी इबादत या किसी मुकाम पर जाना है, ज़ारात पर जाना है, तो उनको चाहिए कि वो खाली पेट पर जाएं। और दूसरी चीज़ जो है वो जबल नूर पर गारे हिरा में हमारे लोगों को जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है गारे हिरा में। तो इमराज़ कल्ब के मरीज़ों को ये जो एडवेंचर है ये इस तरह से नहीं करना चाहिए उनको, और क्योंकि वो कोई हज का कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज में नहीं आता उसमें, लेकिन चुनांचे उनका पहला हज है और आखिरी हज होता है, तो हर आदमी चाहता है कि हर चीज़ करे। और अगर एक इमराज़ कल्ब का मरीज़ जिनको इस तरह इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो वहाँ से होके वापस आता है तो दूसरे लोगों को टेम्प्ट होती है तो मैं भी जा सकता हूँ, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह से। और हमने कई ऐसे मरीज़ देखे जो वहाँ पर पहुँच के उधर से फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ हो रही है। अब उनको वहाँ से गारे हिरा से कौन से हेलीकॉप्टर से उनको उतार के जो है वो नीचे जो है वो लेके जाए। फिर उनके से पूछो कि आपको ज़बान की चीज़ नीचे रखने वाली गोली है, कहने लगा नहीं दवाएं तो मैं घर पर भूल गया हूँ। अब ऐसे किस तरह से जो है वो, तो लिहाजा उनको जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली जो है ये एक इमराज़ कल्ब के मरीज़ों के लिए कलाशनकोफ की तरह है। वो उनको जेब में जो है वो हमेशा जहाँ भी जाएं वो उनके जेब में होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि जो उनके ग्रुप में और रहे तो अगर वो भूल जाए तो बाकी लोग उसकी रख लें, फौरी तौर पर निकाल के उसको जो है वो ज़बान के नीचे जो है वो गोली दी जाए उनको। ये ज़बान के नीचे रखने वाली गोली जो है ये एक मैजिक है और उस मैजिक का फ़ायदा उठाया जाए। हर जगह अवेलेबल होती है, आप यहाँ से लेके जाएं। अगर आपको कम पड़ जाए वहाँ पर तो अस्पतालों में हर जगह मिलती है और स्टोर से आप ले सकते हैं। आपकी पाकिस्तान की जो डिस्पेंसरी है वहाँ भी जो है वो अस्पतालों में डिस्पेंसरियों में हर जगह होती है, लेकिन मरीज़ को भी थोड़ा सी उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अलामात अपनी तकालीफ को बर्दाश्त ना करें, अपने आप को निगलेक्ट ना करें। बिल्कुल। अच्छा, जो ख़वातीन हामला हैं डॉक्टर साहब और हज पे जा रही हैं तो उन्हें क्या ये हार्ट से रेलेवेंट, क्योंकि उसमें भी ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ये सारी कंडीशंस होती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कोई स्पेसिफिक टेस्ट करा के जाने चाहिए अपने ब्लड प्रेशर्स के लिए, या कि भाई कि वहाँ पे जाके उनकी कंडीशन ख़राब ना हो, कोई दिल का उनको हार्जा या इस तरह की ना हो कंडीशन? देखिए, जो हामला ख़वातीन में 3 चीज़ें हैं। एक तो हमल बज़ात खुद, क्योंकि हमल के दौरान जो है वो बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर और उसके जो है इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो हमल बज़ात खुद एक बोझ है। फिर अगर किसी को अमराज़ क़ल्ब हैं, जैसे वेल डिजीज़ यंग औरतों में काफ़ी कॉमन है, या किसी को पहले से पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी हुई होती है जिसकी वजह से उनका दिलगोश जो है वो कमज़ोर हुआ होता है, या किनको ब्लड प्रेशर की बीमारी ऑलरेडी होती है और प्रेगनेंसी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मज़ीद एक्साजरेट हो जाता है। और तीसरा जो अवामिल है वो एक्सर्शन, हज की एक्सर्शन जो है वो बज़ात खुद जो है, ये जब तीनों अवामिल मिल जाते हैं कि एक तो हमल, इमराज़ क़ल्ब। अब इमराज़ क़ल्ब जिनको अगर मुतवस्सित किस्म के या माइल किस्म के इमराज़ क़ल्ब हैं और हज के दौरान एक्सर्शन से अगर उनकी हार्ट की रफ्तार जो है वो गैर मुंतज़िम हो जाती है, रैपिड एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है या टैकीकार्डिया हो जाता है, दवाएं छोड़ देती हैं ख़वातीन, तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर और दिल की रफ्तार जो है वो बढ़ने की वजह से जो उनके माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियक लीयंस होते हैं, वेल डिजीज़ होती हैं, पैदाइशी दिल की बीमारियां होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनके पहले से दिल की पैदाइशी बीमारियों के ऑपरेशन हुए होते हैं और उनको रेजिडुअल डिफेक्ट्स होती हैं, लेकिन चुनांचे हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग का या जाने से पहले कोई ऐसा टेस्ट या कोई डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, तो फिर हमला भी अगर हैं तो उनके प्रॉब्लम्स जो हैं ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं,
तो हमल के दौरान उनके हार्ट के जो अलामात हैं वो बिगड़ के फिर उनको अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आ सकती है, उनकी एबार्शंस का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी हमला ख़वातीन होती हैं जो हज के दौरान डिलीवर करती हैं और डिलीवरी करने के बाद जो है वो फिर यहाँ पर एक चीज़, तो आप डिलीवर करने के बाद अस्पताल से नहीं भागें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वहाँ पर ऐसी माएँ जो हज के दौरान डिलीवर करती हैं तो उनको हेलीकॉप्टर में बेबी के साथ जो है वो हज करवाया जाता है, ताकि बेबी को अगर दूध की ज़रूरत पड़े और तो उनको हेलीकॉप्टर में लेके और उनको जो है वो हज करवाया जाता है। सारी सहूलतें होती हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन एहतियात। अब हामला औरतों को क्या एहतियात करना चाहिए? एक तो ये कि क्योंकि हमल और फिर दूसरी जो चीज़ है ख़वातीन में ख़ास करके कि वो माहवारी को रोकने के लिए बिल्कुल दवाएं लेती हैं, हार्मोनल मेडिसिन्स लेती हैं। तो वो जो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट, उनको मेंस्ट्रुएशन को रोकने के लिए, तो कभी कभार उनमें ऑलरेडी प्रोटीन सी, प्रोटीन एस की डिफिशिएंसी होती है, और ये जो टैबलेट्स होती हैं ये क्लॉट प्रमोट करती हैं, क्लॉट बनाने की, और ऑलरेडी उनमें डिहाइड्रेशन का, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, उनमें ऑलरेडी जो है वो प्रोटीन एस या प्रोटीन सी की डिफिशिएंसी होती है। और अगर वो ऐसी दवाएं जो मेंस्ट्रुएशन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएं तो फिर उनमें क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें डीवीटी के इम्कानात ज़्यादा होती हैं, तो वो दर्द की वजह से टांगों को दबाते हैं। तो टांगों में दर्द का मकसद ये नहीं है कि आप उसको दबाने से वो ठीक हो जाएगा, वो डीवीटी हो सकता है और वो दबाने से क्लॉट और ज़्यादा डिसोसिएट होकर जो है वो लंग्स में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनको कर सकता है। तो लिहाजा वो ख़वातीन जो ऐसी हार्मोन्स की टैबलेट्स ले रही हैं, उनको हज के दौरान अगर सांस की शिकायत होने लगे, उनको टांगों में दर्द और टांगों में सूजन होने लगे, तो उनको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो ये इस किस्म की टैबलेट्स ले रही हैं, ताकि डॉक्टर्स जो हैं उनको, या इसी तरह से स्क्रीनिंग प्रोफार्मा अगर होता है तो उसमें मेंशन किया जाता है कि वो ये इस किस्म की, उनको वीनस स्ट्रोक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो फालिज होने की जो है वो इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वो मेंस्ट्रुएशन को रोकने की वजह से फालिज और हार्ट अटैक और डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का शिकार हो सकती हैं। अब आते हैं जो हामला ख़वातीन हैं और उनको में जो है वो पहले से जो है वो, तो एक तो दवाएं जो है, अगर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हमल की वजह से बढ़ा हुआ है और प्री एक्लेम्पशिया है, तो उनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। जो हार्ट की दवाएं खा रही हैं तो उनकी हार्ट की दवाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसके बावजूद उनको हार्ट फेलियर के, पाल्पिटेशंस के, या जिनकी नौजवान ख़वातीन की दिल की रफ्तार गैर मुनज़्ज़म होती है और एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, उसके लिए वो दवाएं लेती हैं और उनकी INR कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी ख़वातीन को फिर हम हेपरिन पर जो है वो क्लेक्सिन का डोज लगा के उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी दवाएं होती हैं, लेकिन मरीजों को, ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने प्रॉब्लम डॉक्टर से आके यहाँ से भी डिस्कस करें, वहाँ भी आके जो है वो डिस्कस करें, इन प्रॉब्लम्स को छुपाएं नहीं। और बहुत सारी ख़वातीन को जो प्रॉब्लम होते हैं कि उनके अजीज़ रिश्तेदारों को पता नहीं होता, तो वो लोग नहीं छुपाते, लेकिन जब वो उनको प्रॉब्लम होते हैं, हम जब बताते हैं उनको कि आपका तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा पुराना है और ये है, तो वो उनके अजीज़ रिश्तेदार पर गुस्से में के आते हैं कि जी हमें तो उन्होंने बताया नहीं है, शादी की है, पहले से इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, पहले से इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बताया नहीं है, ये नहीं है, वो वहीं पर ही झगड़ा करना और शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉब्लम है जो किसी के साथ भी हो सकता है, और बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको पता नहीं होता कि उनको रोमेटिक हार्ट डिजीज़, वेल डिजीज़ है। जब हज की एग्जर्शन होती है तो उनको पता चलता है, पहली दफ़ा उनको पता चलता है कि उनको माइट्रल स्टेनोसिस है, एओर्टिक वेल स्टेनोसिस है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं। तो उनको मालिश ना करें, उनको जूता ना सिखाएं, उनको पानी या मुंह में चीनी ना डालें, उनके दिल के वेल्व भी ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से भी
हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों। अमराज कल्ब की वजह से भी ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को उस सिचुएशन को। ये नहीं कि अभी उसने रिकवर कर लिया है तो बस ठीक हो गया है और वो वक्ती था, तो काइंडली उस कंडीशन में या ठीक होने के, रिकवर होने के बाद भी उसको मौलिज के पास ज़रूर लेके जाएं। और ये सारी सर्विसेज वहाँ पे हज पे सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसमें भी कोई आर महसूस नहीं करें आपने अपनी जेब से कोई एक रुपया भी इस चीज़ के लिए नहीं देना। एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको ऐड करूँ कि जिनके वहाँ पर, क्योंकि हज से पहले बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है या दिल के वेल्स जो है वो ख़राब होते हैं, तो उनका हज से पहले ही ऑपरेशन किया जाता है या एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो बहुत सारे लोगों के जहन भी होता है कि उनका ऑपरेशन हो गया है, उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है, तो वो दवाएं छोड़ देते हैं। ये जो दवाएं छोड़ने की बात है, क्योंकि ये जो ताज़ा वहाँ पर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी या वैल की सर्जरी हुई होती है, तो उनकी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, क्योंकि इतने सारे मरीज़, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो डॉक्टर से भी कोई गलतियाँ, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है और मरीज इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको जल्दी से डिस्चार्ज करना पड़ता है, या मरीज के समझने में भी गलती हो सकती है कि डॉक्टर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन उनको पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो दवाएं छोड़ देते हैं। यहाँ दवाएं ख़त्म होती हैं तो दोबारा जाते नहीं हैं। वहाँ से जब मदीना की तरफ जाते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट्स और वो इधर उधर कहीं घुमा देते हैं, दवाएं भी छोड़ देते हैं। वहाँ जाके फिर उनको दोबारा हार्ट अटैक हो जाता है। जो स्टेंट्स होते हैं, उन स्टेंट में थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। जिनकी बाईपास सर्जरी हुई होती है तो उनके ग्राफ्ट जो हैं वो बंद होके उनको दोबारा हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या दिल के बाहर, झिल्ली के बाहर जो है वो पेरिकार्डियल एफियन होके कार्डियक टैम्पोनाड हो जाता है। तो ये जो अलामात होते हैं, हाइपोटेंशन है, सांस की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, इनको खास करके जिनके वहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। उनको अपनी तकालीफ जो है वो डॉक्टर सर वहाँ अमले के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहिए। अपनी मर्जी से दवाओं को, अपनी चीज़ें को इस तरह से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नहीं बनना है आपने, और मौलिज से हर चीज़ में राब्ता रखना है। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल होने का। जो नाज़रीन इस साल हज पर जा रहे हैं उनसे खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। और नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू आज की सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।